हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एक पेपर है, हम कह सकते हैं पेपर कह सकते हैं या कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं जो यूनिट फर्स्ट के हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं ना। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका जो भी लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इसको समझो। ये है आपका पॉलीटेक्निक का, किसका है? पॉली किसका है? पॉलीटेक्निक का है। ओके, पॉलीटेक्निक का है अप्लाइड फिजिक्स। किसका है? अप्लाइड फिजिक्स। ओके, यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन हैं। किसके हैं? यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है? एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है पॉलीटेक्निक फिजिक्स पेपर फर्स्ट, डॉक्टर अजय शर्मा। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मांड, क्योंकि मैं कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉस्मोलॉजी लिखा हुआ है। यहाँ पे साइड में जब आप जाएंगे मेरी प्रोफाइल पे, ठीक है, तो प्रोफाइल पे जाने के बाद ये क्या है? ब्लॉग का है। ठीक है, किसी को लगता है कि इस पे जाना है तो मुझे मैसेज करें 8467958311। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, मैसेज करेंगे तो आपको मैं इसका लिंक शेयर कर सकता हूँ, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है? डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन? तो डायमेंशंस क्या होती हैं, इसको हमें देखना है। ओके, ओके, तो अब हम देखेंगे डायमेंशंस क्या होती हैं। तो डायमेंशन, जो डायमेंशन है उसको हम कहते हैं पावर्स। क्या कहते हैं? पावर्स, या हिंदी में हम कहेंगे घातें। घातें नहीं, घातें। किस पर घातें चढ़ी होंगी? ये चढ़ी होंगी घातें आपकी मूल मात्रकों पर। किस पर? मूल मात्रकों पर। जो मूल मात्रकों पर घातें चढ़ी होती हैं उन्हीं को हम डायमेंशंस कहते हैं। और ये जो मूल मात्रक यूज किए जाते हैं, कोई भी भौतिक राशि होगी उसमें, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें, जब आप क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, तो वो यूनिट किससे बना होता है? मूल मात्रकों से, यानी कि फंडामेंटल यूनिट से। तो उसी को हम कहते हैं क्या? डायमेंशन। जो पावर होती है यूज उसमें, या घातें जो यूज होती हैं, उनको हम कहते हैं क्या? डायमेंशन। ये पूछा गया है। अब यूनिट ऑफ द लाइट ईयर नहीं है, यहाँ पे ऑफ नहीं है, तो हम कह सकते हैं लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? किसकी यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस मेजर करने के लिए होती है। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस के लिए। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट मतलब प्रकाश। यहां से आप मान लीजिए ये आपके पास टॉर्च है, आप यहां से लाइट को निकालते हैं, तो ये एक साल में, किसमें? एक साल में, यानी कि 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो वो होता है क्या? लाइट ईयर। लाइट ईयर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी कितनी होती है लाइट की, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम लेंगे 365 डेज। 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 44। कितने घंटे, 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसकी होगी, 1 लाइट ईयर की होगी। किसकी होगी, 1 लाइट ईयर की। तो सेकंड क्वेश्चन हो चुका, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं समांगीयता का सिद्धांत। क्या कहते हैं, समांगीयता का सिद्धांत। ठीक है, समांगीयता का सिद्धांत क्या होता है, समांगीयता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी भौतिक समीकरण में, किसमें, भौतिक समीकरण के दाएं पक्ष की विमाएं, किसकी, दाएं पक्ष की विमाएं बाएं पक्ष की विमाएं के बराबर होती हैं। डायमेंशन मीन्स विमाएं, यानी कि किसी भी भौतिक समीकरण के दाएं पक्ष की विमाएं हमेशा बाएं पक्ष की विमाओं के बराबर होगा। अंग्रेजी में अगर इसे बोलें कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ऑफ द इक्वेशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल इक्वेशन की वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला किसके होगा, राइट हैंड साइड के। डायमेंशनल फॉर्मूला कह सकते हो या कह सकते हो डायमेंशंस। इसका एक और है, इसमें कहा जाता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज, कितनी, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी कि जोड़ी घटाई जा सकती हैं, दो भौतिक राशियां तभी जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन कैसी हो, सेम हो। यानी कि विमीय सूत्र और विमाएं कैसी हो, एक जैसी हो, तो हम उनको जोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये कहता है कि करेक्ट, चूज करेक्ट आंसर। पहला करेक्ट आंसर क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज करेक्ट, सही है, करेक्ट होती है। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज करेक्ट, नहीं। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है इक्वेशन तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं, लेकिन हम एक हद तक कह सकते हैं कि कोई भी डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो हमेशा इनकरेक्ट होगी। समझ गए हैं ना। तो आपको करेक्ट इक्वेशन चुननी थी, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता है क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट है नहीं। ठीक है ना। हाँ, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हम कह सकते हैं कि वो करेक्ट होगी, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि जब वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो करेक्ट कैसे हो सकती है, ये भी नहीं है आपका। अब आ जाते हैं थर्ड में, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन बी करेक्ट। हाँ, डायमेंशनली अगर इक्वेशन करेक्ट है, जैसे t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये डायमेंशनली करेक्ट है तो करेक्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2π भी होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं √L/g, तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट रहेगी। क्या रहेगी, डायमेंशनली करेक्ट रहेगी। ठीक है ना। चलो इसको हम लिख ही देते हैं। ठीक? जैसे t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है, लेकिन t इज इक्वल टू √L/g ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है। क्या दोनों करेक्ट है, नहीं, दोनों करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2π फैक्टर होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन बी करेक्ट, कैन बी करेक्ट, करेक्ट हो सकती है। ओके। दूसरा, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन शुड बी इनकरेक्ट। हाँ, ये कह सकते हैं। पहला ये स्टेटमेंट एकदम ऐसा है कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो वो हमेशा करेक्ट ना हो, लेकिन अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, कैसी है, इनकरेक्ट है, तो वो हमेशा इनकरेक्ट ही रहेगी।
ये स्टेटमेंट एकदम सही है, सबसे सुटेबल स्टेटमेंट क्या है, ये है। ओके, ये करेक्ट हो भी सकती है, लेकिन हमेशा करेक्ट हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं टी इक्वल टू अंडर रूड एल अपॉन जी, डायमेंशनली तो करेक्ट होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी, लेकिन क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, नहीं है। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे 2 पाई होना ही चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको डायमेंशनली करेक्ट करना है तो आप इसको भी हटा सकते हैं, तब भी एस इक्वल टू यू टी इक्वल होंगे। डायमेंशनली अगर डायमेंशन देखेंगे, अगर केवल इतना लिखा हो एस इक्वल टू यू टी, तो ये करेक्ट है। अगर वहाँ पे क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमें उसके पीछे की फिजिक्स भी समझ में आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं एक ही सही है कि सबसे पहला काम होता है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को देखना। अगर वो एक बार में इनकरेक्ट आती है तो वो इनकरेक्ट है 100%। लेकिन अगर वो करेक्ट आ जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% करेक्ट ही होगी। हो सकता है उसमें कोई फैक्टर हो सकता है कोई उसमें टर्म ऐड हो सकता है कि साइन और कॉस ऐड हो। समझ गए ना? यानी कि ऐसे फॉर्मूले या हम कहेंगे फंक्शन यूज़ किए गए हों जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है? ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ग्रुप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट यूज इन एनी बेस यूनिट सिस्टम? बेस यूनिट सिस्टम या हम इनको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, यानी कि ऐसा यूनिट सिस्टम जो खुद से बना हो, यानी कि जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट कितने हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट कितने होंगे, 7। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं क्या, मूल राशियां, और उनके मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक। तो 7 होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्या, ये जो ग्रुप दिया गया है, ये दिया गया ना ऑप्शन में, क्या इनका बेस यूनिट मतलब मूल मात्रक, बेस यूनिट सिस्टम सही है, जैसे लेंथ, मास, वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि आपके डायमेंशनल फॉर्मूले में होता है मास, लेंथ और टाइम। क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम। तो मास टाइम वेलोसिटी ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है, लेंथ टाइम वेलोसिटी ये भी इनकरेक्ट है, लेंथ टाइम मास ये करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट। सबसे तो पहले यहाँ देखो, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है। कैसी है, डिराइव क्वांटिटी। तो सबसे पहले तो यहीं से गलत हो गया, क्योंकि ये इसको क्या होना चाहिए था, मूल होना चाहिए था। समझ गए, व्युत्पन्न राशि नहीं होनी चाहिए थी। ये कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो मात्रक भी कैसा होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। लेंथ मूल राशि है, मास मूल राशि, लेंथ का मतलब लंबाई, मास का मतलब द्रव्यमान। लेंथ लंबाई, टाइम समय, ये क्या है, मूल राशियां। लेकिन फिर से आ गया वेलोसिटी, तो कैसी हो गई, ड्राइव, तो ये भी गलत हो गया। मास, इसमें ऐसे एक गायब हो गया, मास, तो ये क्या है, मास भी कैसी राशि है, मूल राशि। टाइम ये भी मूल राशि है। वेलोसिटी व्युत्पन्न राशि है। अब यहाँ पे तीनों है, यहाँ पे क्या है, तीनों। तो आंसर कौन सा रहेगा, डी। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन होती है ऑल द रिलायबल डिजिट, ऑल द रिलायबल डिजिट एंड वन डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। ये इसकी डेफिनेशन। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है आपके एग्जाम में, वन आंसर भी आते हैं और ऑब्जेक्ट भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव। मोल किसका यूनिट है, मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट का मतलब मात्रक। भाई मोल किसका मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा का। किसका है, पदार्थ की मात्रा। यूनिट शुड नॉट बी, यूनिट कैसा नहीं होना चाहिए, यूनिट यूनिवर्सल होना चाहिए, यस, यूनिवर्सल होना चाहिए, यस। इट शुड बी इनवेरिएबल विद टाइम एंड प्लेस, यस। यूनिट कैसा नहीं होना चाहिए, टाइम और
प्लेस, यानी कि समय और स्थान के साथ बदलना नहीं चाहिए। मान लीजिए मैं कहूँ 1 मीटर इतना है, ठीक है? और मैं कहीं जाके बहुत दूर जाके कहता हूँ जहाँ पर लोगों की नॉर्मल हाइट 6 फीट होती है, तो उनका तो ये बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो टाइम और स्पेस यानी कि पोजीशन, प्लेस, इन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। यस, इट शुड बी इनवेरिएबल, वेरिएबल नहीं हो, चेंज ना हो, किसके साथ? समय के साथ और स्थान के साथ। ये एक्सेप्टेबल हो बिना क्वेश्चन के। कैसा? बिना क्वेश्चन किए सब एक्सेप्ट करने वाले हो। ऐसा ना हो कि झगड़ा होता रहे, यार ये कैसे बना दिया, इसमें तो ये गलती है, हमारे यहाँ तो ये सही है, ठीक है ना? तो यूनिट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई क्वेश्चन ना हो जा। दूसरा, चौथा आता है नॉट इजीली अवेलेबल। अगर ये ऐसा यूनिट है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, यानी कि आसानी से क्या मिल नहीं सकता है यूनिट, तो वो यूनिट काम का नहीं है। मान लीजिए आपने कहा कि टेम्परेचर का यूनिट बना लेते हैं, ठीक है? कुछ भी, अब कुछ भी आपने बना लिया टेम्परेचर का यूनिट, अब उसको आपने एक बार फिक्स कर लिया। अब मैं दूसरी कंट्री में जाता हूँ और वहाँ पे वो यूनिट मुझे नहीं मिलता, वो यूनिट नहीं मिलता। दैट मीन्स वो यूनिट फिर हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे करेंसी की ले लेते हैं, अपने यहाँ करेंसी क्या चलती है? रुपया। यूएसए में डॉलर, कनाडा में कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो अभी कोई करेंसी का ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स हो गई, ओके? लेकिन इसमें ऐसा है, अगर यूनिट ऐसा नहीं है तो उसको यूनिट नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना? करेंसी में हम एक्सचेंज करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना, रुपीज़ भी कई होते हैं, जैसे कि नेपाली हो गया, पाकिस्तानी हो गया रुपया, ठीक? ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ओके? तो मोल किसका यूनिट बता दिया, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स मैंने कहा डेज कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 7। कितने होते हैं? 7 डेज। वैसे ही अगर कभी भी पूछा जाए फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशियां और उनके मूल मात्रक कितने होंगे? 7। कितने होंगे? 7। फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम, जी का मतलब क्या हो गया? ग्राम। सेकंड, एस का मतलब हो गया सेकंड, ये इसका क्या हो गया? फुल फॉर्म। क्लोजनेस टू एग्जैक्ट वैल्यू इज द मेजरमेंट इज। जो क्लोजनेस होता है ना, किसके? एग्जैक्ट वैल्यू के, तो इसको कहते हैं क्या? देखो दो चीजें होती हैं, प्रिसीजन होता है, ठीक है? क्या होता है? प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या देता है? आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, प्रिसीजन जो होता है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोजनेस को नहीं बताता है। किसको नहीं बताता है? क्लोजनेस को नहीं बताता है। ये बताता है कि वो जो आप मेजर कर रहे हैं वो कितना प्रिसाइसली मेजर करते हैं, ठीक है? वो बताता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, ठीक है? तो हम इसको कहते हैं एक्यूरेसी। जो क्लोजनेस होता है मेजरमेंट का एग्जैक्ट वैल्यू के पास, यानी कि यथार्थ मान के पास, तो हम कहते हैं क्या? एक्यूरेसी। क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। कितना एक्यूरेटली आपने मेजर किया है। लेकिन प्रिसीजन क्या होता है कि आपने ये एक्यूरेसी क्या होता है? ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू के कितने पास आपने मेजर। मान लीजिए जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने मेजरमेंट किया, जी का मान आ गया 9.7 मीटर पर सेकेंड।
तो ये क्लोजनेस हो गई। अगर इसके अलावा भी आ जाता है, मान लीजिए दूसरा वैल्यू आ जाता है 9.6 मीटर पर सेकेंड, तो इनमें से सबसे सेकेंड स्क्वायर, इनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? ऊपर वाली, G1 G2 नाम दे देते हैं। कौन सी वाली? ऊपर वाली। अगर हम इसी में कहें कि भाई इन्हीं को चेंज करके लिखें, जैसे इसको लिखें G1 इज इक्वल टू 9.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G2 को अब हम लिख रहे हैं 9.735 या 695 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताना है कि कौन सी वैल्यू प्रिसाइज मेजर की गई है, कौन सी एग्जैक्ट। तो आप कह सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन प्रिसाइजनेस किसके पास है? इसके पास, क्योंकि इसमें कितने ऑर्डर तक जाना है? 1 2 3, 3 ऑर्डर तक आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो कितना आप प्रिसाइसली इसको मेजर करते हैं। किसी भी मेजरमेंट में दोनों चीजें होना बहुत जरूरी हैं। क्या क्या? एक्यूरेसी और प्रिसीशन, यानी कि यथार्थता और परिशुद्धता। हिंदी में इसको कहते हैं यथार्थता और एक्यूरेसी को कहते हैं परिशुद्धता। ओके, अब यहां देख लेते हैं लीस्ट काउंट। क्वेश्चन नंबर 12, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज किसमें? मिलीमीटर में। तो हम लीस्ट काउंट लिखते हैं। तो लीस्ट काउंट स्केल का, किसका? जो हम स्केल लेते हैं वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में लेंगे तो 1 मिलीमीटर। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स का लेंगे, किसका लेंगे? वर्नियर कैलिपर्स का, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में लेंगे तो 0.1 मिलीमीटर। अब हम लेते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज का हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, और इसको मिलीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 मिलीमीटर। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों का लीस्ट काउंट, इन्हीं को कहते हैं क्या? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, और जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0.01 मिलीमीटर। अब हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हैं? तो हमारे रूल्स हैं कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के। क्या है? कि अगर कोई डेसिमल के बाद कोई जीरो है, लेकिन डेसिमल से पहले भी कोई जीरो है, लेकिन उसके पहले कोई नंबर नहीं है। नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर ये नंबर उससे पहले नहीं है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किए जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 4। तो कितने हैं? 4 हैं। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो तो ज़्यादा सही है। कितने हैं? 4। अब नेक्स्ट, ये ऐसा पेपर सेट बनाया था जो कि तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द क्यूब इज 3%। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज। तो क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब क्या होता है? ये होता है जिसकी सारी लेंथ बराबर होती हैं, यानी कि एल बराबर बी बराबर एच, तीनों बराबर होती है, वो क्या होता है? क्यूब होता है। तो आपको पता है इसको सॉल्यूशन अगर मैं करूं इसका, तो मुझे पता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू एल क्यूब हो जाएगा ना। परसेंटेज एरर आपको गिवन है किसमें? लेंथ में। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ऐसे ही लिखते हैं ना परसेंटेज एरर को। तो वो कितना है? 3%। कितना है? 3%। ओके, अब आपको किस में निकालना परसेंटेज एरर? तो सॉल्यूशन फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है डेल्टा वी, कैपिटल वी अपॉन वी इंटू 100। यही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ही पहले से ऑलरेडी। क्या है फॉर्मूला? v इज इक्वल टू एल क्यू। तो v इक्वल टू एल क्यू। अब हम डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेंगे
डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3। पावर जो होती है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो पावर हमेशा क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। डेल्टा एल अपॉन एल कौन सी राशि है, एल है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3। डेल्टा एल की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कितना है 3%, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे 3। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, यानी कि 3 3 का 9, 3 का 3 में गुणा करो तो ये कितना आ गया आपका आंसर, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कितने परसेंट, 9%। तो आंसर कितना आ जाएगा 9%, 9%। ठीक है ना। चलो ओके, तो ये भी हो गया। अब आते हैं इस पर। मास ऑफ द गोल्ड रिंग इज कितना है 10 मिलीमीटर। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, तो मेजरमेंट कितना होगा, तो मास के लिए डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 यही तो निकालना है हमें। तो हमें एम गिवन है। देखो सॉल्यूशन करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। निकालना है मुझे मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, तो कितना मास में मैक्सिमम परसेंटेज है डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। अब इसमें 100 तो हमें पता करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा एम पता हो, क्या पता हो, डेल्टा एम और एम पता होना चाहिए। तो एम मुझे पता है कितना है 10 ग्राम, कितना है 10 मिली मिलीग्राम होगा, ग्राम नहीं, इसको मिलीग्राम लिखते हैं, ये ग्राम ऐसे भी नहीं लिखते हैं। तो ये क्या है मिलीग्राम है, यहाँ पे एम ना हो के मिलीग्राम। ओके, या हम ग्राम ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा के क्या लिख लें, ग्राम लिख लें। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ग्राम ही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्राम ही रहेगा। ओके, अब यहाँ हम देख सकते हैं डेसिमल नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो हम इसकी जो एरर है वो कितनी मान लेंगे, डेल्टा एम हो जाएगा 1 ग्राम, कितना हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, ये दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो 10 यानी कि डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 10, सॉरी तो डेल्टा एम कितना है 1 है, एम कितना 10 है इंटू 100, 10 से 10 डिवाइड हो गया तो कितना बचा 10% एरर आ गई। कितने परसेंट आ गई, 10% एरर है, इसमें है 10% एरर हो गई। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 17, परसेंटेज एरर। अब हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या लिखा, z इज इक्वल टू a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 3। इसका मुझे परसेंटेज एरर में फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, z में निकालना है, तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। पावर है, पावर आगे आ जाती है, कौन सी क्वांटिटी है a, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। फिर जो मल्टीप्लाई में होता है वहाँ पे क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। फिर बटे में है तब भी हम प्लस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। पावर कितनी है 3 है, तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालनी है मैक्सिमम। अगर यहाँ पे मैक्सिमम नहीं कहेंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं प्लस माइनस। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 18 की बात आती है, क्या कहते हैं, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट इन बिटवीन, इनमें से सबसे एक्यूरेट कौन मेजरमेंट करता है, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होता है वही एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, वही प्रिसाइज मेजरमेंट है। क्या है, प्रिसाइज। तो सबसे एक्यूरेट कौन मेजर करेगा, ये। ठीक है, अब आते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी होती है,
जिसमें डायमेंशन नहीं होती हैं। यहाँ पे यूनिट की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी कर रहा है, डायमेंशन की। जैसे यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटीज लिख देते हैं, जैसे स्ट्रेन। स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं, विकृति। एक क्वांटिटी ये हो गई, दूसरी हो गई एंगल, प्लेन एंगल, हिंदी में कहते हैं कोण। लेकिन इसमें यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट लेस नहीं है। ये दोनों है, यूनिट लेस भी है, ये क्या है, यूनिट लेस भी है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस, तो स्ट्रेन लिखोगे। अगर केवल यूनिट लेस कहेंगे तो आप दोनों लिख सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आई होप ये, ठीक है। इसमें हम क्या लिखते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनमें से फॉर्मूले कहो या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कहो, उनमें से हमें क्या निकालना है, प्लांक कांस्टेंट का यूनिट एंड डायमेंशन निकालने हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, E इक्वल टू एच न्यू। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी की पावर -1। क्योंकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको देखना है कि इक्वेशन एक है, कितनी है, इक्वेशन एक, वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर दोनों की पता नहीं है तो एक की पता हो तभी दूसरे का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तीन वैल्यूज हैं, तीनों का मान निकालना होगा, तो कम से कम दो का पता हो तब तो एक का निकाल पाएंगे ना। तो ऐसे ही मुझे ई का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए और न्यू का, तभी तो हम एच का निकाल पाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ई है एनर्जी, और एनर्जी और वर्क दोनों सेम होते हैं, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। फ्रीक्वेंसी का होता है टी की पावर -1। अब ये टी की पावर -1 ऊपर जाएगा तो टी की पावर +1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 और ये हो जाएगा +1। तो -2 +1 तो कितना बचेगा, -1। तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -1, एल की पावर 2 टी की पावर -1, ये एच का हो गया। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो आपका फॉर्मूला है न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से, कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। तुम्हें किसका निकालना है, जी का। तो जी को वन साइड रखो, कहाँ रखो, एक ही साइड। हमने क्या किया, इसको उठा के इधर कर लिया, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा एफ, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें जी को यहीं रखना है, जी को यहीं रखना, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है। तो दूसरी साइड एफ था तो मैंने एफ लिख दिया। कौन कौन से टर्म ले जाएंगे, आर ई स्क्वायर, कौन सा ले जाएंगे, आर ई स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। एम ई इंटू एम, एम ई का मतलब है मास ऑफ द अर्थ, एम ई का मतलब है, ई से हम सफिक्स से जानते हैं अर्थ, क्या है, ई मीन्स अर्थ, तो मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई में है और ये भी मास मल्टीप्लाई में है, तो मास ऑफ द अर्थ इनटू मास हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तभी मैं कह रहा था कुछ फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। एम एल टी की पावर -2, ये किसका हो गया, फोर्स का। रेडियस, रेडियस के लिए लेंथ तो एल स्क्वायर, मास के लिए कैपिटल एम, फिर मास के लिए कैपिटल एम, दो बार है तो एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे m की पावर, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -1, तो +1 -2, उसको थोड़ा अलग कलर में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे l, l की पावर यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा l की पावर 1 प्लस l की पावर 2। यहाँ से t की पावर कितना है, -2,
तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला m की पावर -1, क्योंकि 1 -2 तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो ये m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ओके, तो इससे आपका जा रहे हो, इसका क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब आता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या आता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके लिए होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं जो कि आपको दिखे। ओके, ओके, ये दिख रहा है। तो एफ का के का चाहिए, तो के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स हो जाए। कैसे, एक्स इधर आएगा, यहाँ किस में, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में। डायमेंशनल फॉर्मूले में माइनस साइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई यूज़ नहीं है। अब फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टी की पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल। अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो के इक्वल टू एम, एल की पावर यहाँ +1 है, ये +1 है, ऊपर जाएगा तो एल की पावर +1 -1 हो जाएगा, टी की पावर -2। कितना बचेगा, एम एल की पावर -1 +1, तो ये हो जाता है 0। तो एल की पावर 0 का मतलब 1, किसी भी की पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है हमेशा 1। तो ये हो जाएगा, सॉरी, जैसे एल की पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर ही रहेगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम टी की पावर -2। ओके, अब आता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, सी आर। ठीक है, सी आर का डायरेक्टली आप कह सकते हैं, सी आर का जो यूनिट होता है वो टाइम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, टाइम के। और टाइम के लिए होता है कैपिटल टी। ओके, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हम इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे सी कैपेसिटेंस, सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। आर क्या होता है, आर इक्वल टू या वी इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स का लॉ। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी इंटू आर, वी से भी कैंसिल, तो क्यू अपॉन आई। और आई क्या होता है, सी आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन आई। आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सी आर हो गया क्या, टाइम के इक्वल। तो जो टाइम की डायमेंशन होगी वही किसकी होगी, सी आर की। तो कैपिटल थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसके लिए होता है एफ इज इक्वल टू, सॉरी, एफ क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा एक्स लेंथ जो चेंज होगी, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्यू क्या है, हीट एनर्जी, क्या है, हीट एनर्जी, ये है। ये क्या है, टाइम है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हिंदी में लिखेंगे तो इसको कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। इसको कहते हैं हम समय, टाइम को क्या कहते हैं, समय। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ
काट का क्षेत्रफल, इसको कहते हैं ताप में अंतर, तापांतर, इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। तुमसे ये भी पूछ सकता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो ताप प्रवणता। क्या कहते हैं? ताप प्रवणता। दोनों का हम निकालेंगे, के का भी निकालना है और इसका भी। मान लीजिए इसका कहता है तो इसका तो टेम्परेचर का क्या होता है? थीटा, थीटा से डिनोट करते हैं ना। इसका क्या होगा? लेंथ एल, तो ये हो जाएगा थीटा एल की पावर -1। क्यों? क्योंकि एल नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस का है ना। चलो, यहाँ से अब हम के का निकालते हैं, तो के रहेगा एक तरफ, के कहाँ रहेगा? एक साइड, बाकी सबको लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो क्यू अपॉन टी ज्यों की त्यों रहेगा। ए यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में, तो नीचे आएगा तो डिवीजन में। ये जो है डेल्टा एक्स अपॉन टी को पूरा लिख लो या एक एक, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे कितने में है? डिवीजन में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा तो डिवीजन में, क्योंकि दूसरी साइड जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हैं? इक्वेशन के दूसरी साइड, विस्थापित कर रहे हैं इनको। क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। तो क्यू अपॉन टी साइड लेके आना, किसकी साइड लेके आना? क्यू अपॉन टी की साइड। तो क्यू अपॉन टी, डेल्टा एक्स किस में था? डिवीजन में, इधर आया मल्टीप्लाई में, सॉरी डेल्टा एक्स, डेल्टा टी किस में है? मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवीजन में, एक इसमें मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवीजन में हो गया। ओके, चलो अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाक से। एम, क्योंकि ये ऊर्जा है, क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा कार्य के बराबर है, और कार्य का होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। अब हम यहाँ पे एक्स के लिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल एल डिवाइडेड बाई टाइम के लिए कैपिटल टी, एरिया के लिए एल स्क्वायर, डेल्टा थीटा के लिए, डेल्टा टी के लिए थीटा। ओके, अब इनको एक साथ लिख लेते हैं। अब इनको क्या करते हैं? एक साथ। देखो एम एक ही जगह है, तो हम एम को ज्यों की त्यों लिख देते हैं। अब आती है एल पर, यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पर भी एल स्क्वायर है, यहाँ पर भी एल की पावर 1 है, तो हम एल को लिखेंगे 2, यहाँ पे +1 है, इसकी पावर +1। जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। अब बात आती है टी पर, तो टी एक इधर है और एक इधर है, तो टी की पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब ये बचा थीटा, थीटा नीचे है, ऊपर जाएगा, थीटा की पावर -1 हो जाएगा। ओके, ये हो गया क्या आपका? के। अब के को अगर और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एम, ये +2 है, ये -2 है, तो ये 3 माइनस कितना हो जाएगा? 3 -2, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। तो एल की पावर 1, टी की पावर -2 -1, तो कितना हो जाएगा? टी की पावर -3, थीटा की पावर -1। ये के का हो गया। किसका हो गया? के का, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ध्यान से एकदम करना है इसको। नेक्स्ट, अब आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है F इज -ईटा। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स फिर से हो जाएगा क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा? वहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट था, ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली थी, वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा था विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा, तो हमने ग्रेडियंट वर्ड यूज़ किया। क्या यूज़ किया? ग्रेडियंट। किसमें? वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही किसके रिस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही टेम्परेचर का लिया था, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, ऐसे ही लिखना होता है। ए, तो इसका अगर हम इसको कहेंगे वेग प्रवणता, क्या कहेंगे हिंदी में? वेग प्रवणता।
इसको कहते हैं श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं? श्यानता गुणांक। इसको कहते हैं ऊष्मीय चालकता गुणांक। क्या कहते हैं? ऊष्मीय चालकता गुणांक। किसको? के को कहते हैं। ईटा को कहते हैं श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं? श्यानता गुणांक। ओके, ये क्या है? इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी का है और इसका कितना हो जाएगा? एल। कितना हो जाएगा? एल। तो यहाँ से जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इससे कट गया तो बचेगा क्या? टी की पावर -1। इसके लिए वेग प्रवणता के लिए। एरिया का कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये क्या है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एफ आपका फोर्स है, सब पता है आपको। अब हम इसको क्या करते हैं? इसको इधर लेके जाते हैं। ईटा इज इक्वल टू एफ है। एफ की साइड लेके जाना है सबको, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे किस में है? डिवाइड में है। डेल्टा वी यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ए किस में है? मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएंगे। बदल जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जो मल्टीप्लाई में वो डिवीजन में, जो डिवीजन में वो मल्टीप्लाई। ओके, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी की पावर -2। एक्स का एल, वेलोसिटी का एल टी की पावर -1, एरिया का एल स्क्वायर। अब एक साल लिख लेते हैं। एम, एम तो एक ही है ना, तो इसको एम का क्यों कहते हैं? एल एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो एल की पावर काफ़ी है। एल की पावर यहाँ +1, यहाँ पे भी +1। ये जब ऊपर जाएगा तो -1, ये जब ऊपर जाएगा तो -2। अब आ जाते हैं टी। टी की पावर यहाँ कितना? -2। यहाँ नहीं है, यहाँ है। -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। अब तो कोई है नहीं। चलो, एम की पावर 1, एल की पावर देखो, एक प्लस का ये है, एक प्लस का ये है, कितने होगा? 2। और 2 प्लस के होगा माइनस के 3, तो कितना बचेगा? -1, क्योंकि -2 इधर है, -1 ये है। कितना बचा? -1। तो एल की पावर -1, टी की पावर 2 इधर है, -2 +1, तो कितना बचेगा? -1। तो टी की पावर माइनस, ये किसका आ गया? ईटा का। ईटा मतलब श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, अब लास्ट बचता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बचेगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुक का लॉ है। क्या है? हुक का लॉ। E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि हिंदी में कहेंगे प्रतिबल बटे विकृति। क्या? विकृति। ये 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता गुणांक, हिंदी में क्या कहेंगे? दृढ़ता गुणांक। और बल्क मॉडुलस यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ओके, ये 3 होते हैं। तीनों का फॉर्मूला एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एन। इसका हो जाता है एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा थीटा या थीटा। इसका हो जाता है एफ अपॉन ए या प्रेशर माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है एफ अपॉन ए यानी कि प्रेशर की तरह है, और ये लेंथ अपॉन लेंथ, ये एरिया अपॉन एरिया, ये वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो जब इनको रखेंगे, लेंथ का मीटर, इसका भी मीटर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो हमेशा ऑलवेज जो स्ट्रेन होती है, क्या होती है? स्ट्रेन, ये डायमेंशन लेस होती है। कैसी होती है? डायमेंशन लेस। पहले हम करवा भी चुके हैं। और यूनिट लेस भी होती है। कैसी होती है? यूनिट लेस। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई तरीके से ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे जब ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, तो बचा क्या आपके पास? प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। तो ई प्रोपोर्शनल हो गया इसके स्ट्रेस के।
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ई का स्ट्रेस के बराबर है। स्ट्रेस मतलब एफ, एफ का मतलब है एम एल टी की पावर -2 बटे एरिया यानी कि एल स्क्वायर। स्ट्रेस क्या होता है? एफ अपॉन ए होता है। क्या होता है? एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी की पावर -2 एल की पावर 2 कितना हो जाएगा? एम एल की पावर यहाँ कितना है? +1 है और यहाँ -2 क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस टी की पावर -2 तो ये बनेगा आपका एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ओके, तो ये आपका पूरा फर्स्ट यूनिट का है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो था जो 20 क्वेश्चन थे 20 में ये भी हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, बार-बार इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो आई होप आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, न्यूमेरिकल को। किसको? न्यूमेरिकल को छोड़ के 1-2 वो भी, ज़्यादा नहीं है। कितने हैं? 1-2। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पेज को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो हम लोगों का पेज है, ये मेरा पेज है, ठीक है? ब्लॉग है, ब्लॉग से आप जा सकते हैं। एक और मेरा पेज है, व्हाट्सएप पेज है, जो मैंने नंबर लिखा था इस पे 8467958311। इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, मेरा समझ आया होगा तो एक ऐप है फ्यूचर टैग। क्या है? फ्यूचर टैग पाठशाला, पाठशाला शॉर्ट में कहते हैं इसको एफटीपी ऐप। एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे फ्यूचर टेक पाठशाला तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरा ये तुम्हें लगा होगा कि सही है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब जो है वो है साई-फाई। अगर इससे नहीं आएगा तो लगा के साई-फाई AKSH ये सर्च करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी दिक्कत होगी आप मुझसे इस चीज़ों पे मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।